अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ओके, अभी 34 अब 10 स्टूडेंट अभी कम है, 9 स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पहले आपकी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। हमजा अबरार, हमजा प्रेजेंट सर। अमाद अहमद, अमाद अहमद, अमाद अहमद, काशिफ रज़ाक, प्रेजेंट सर। इत्शाम हैदर, प्रेजेंट सर। सलमान सईद, प्रेजेंट सर। हमजा जुल्फकार, प्रेजेंट सर। नबील शाइक, प्रेजेंट। अमाद अहमद, अमाद अहमद, मैं इन्हें एब्सेंट लगा रहा हूँ। सर ये इसका मैसेज आया अभी कि लाइट नहीं है, गई भी है, पता नहीं क्या इशू है। मैं इसे कहता हूँ आपको मैसेज कर दे। यहाँ मैसेज करे मुझे, मैं इसके एब्सेंट ही लगाऊंगा अगर मेरे पास मैसेज नहीं आता। श्योर सर। नबील शाइक, प्रेजेंट। मोहम्मद हसनैन अरशद, मोहम्मद हसनैन अरशद, माइक नहीं काम कर रहा है इनका। मोहम्मद उमर राजा, प्रेजेंट सर। इब्राहिम खालिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन अरशद, आप मैसेज लिखें फिर अपना। इब्राहिम खालिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुनैद खान, मोहम्मद जुनैद प्रेजेंट। मेहरान इकबाल, मेहरान इकबाल, मोहिबुल्लाह अरशद, प्रेजेंट। मोहिबुल्लाह अरशद, वहाज नासिर, वहाज नासिर, प्रेजेंट सर। फरियाब आलम, फरियाब आलम प्रेजेंट सर। मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद वाजिद प्रेजेंट सर। जाहिद हुसैन, जाहिद हुसैन प्रेजेंट सर। अली रिजवान, अली रिजवान, अली रिजवान मसूद। अगर आप प्रेजेंट है तो मैसेज लिखें। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। सर प्रेजेंट राना अली मोहम्मद रिजवान। तहसीन, राना मोहम्मद तहसीन, मलिक बासित, सर। मोहम्मद मशाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। फाखिर इब्रार, प्रेजेंट सर। सईद जोहेर अहमद, प्रेजेंट सर। मारिया नवाज, प्रेजेंट सर। मलाइका जावेद, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान प्रेजेंट। फैजान महमूद, प्रेजेंट सर। हसन जिया, प्रेजेंट सर। मुश्तबा हैदर, मुश्तबा हैदर, मुश्तबा हैदर, है सर, उसका माइक नहीं काम कर रहा।
ये आप सबको माइक ठीक रखना चाहिए, ये आपके बहुत प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। शेर खान, प्रेजेंट सर। उसामा अली खान, असदुल्ला नुमान, प्रेजेंट। शम्स मुशीर, प्रेजेंट। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान खालिद, मोहम्मद उस्मान खालिद, वलीद अहमद, प्रेजेंट सर। फरहान बदर, Present, sir. बिलावल खान, प्रेजेंट सर। अली अरशद मुगल, प्रेजेंट सर। वकार अहमद बुख्ती, वकार अहमद बुख्ती, प्रेजेंट। आलिया तसद्दुक। Present, sir. ओके, सर मेरी रह गई है सर, मेहरान इकबाल। तो आप नहीं थे, मैंने बहुत दफा पूछा, आपने क्यों लेट सर ज्वाइन वो किया? इंटरनेट का मसला बना हुआ था। प्रेजेंट सर। सर इंटरनेट का इशू था सर। आप भी अमाद अहमद, आपके माइक को क्या मसला होता है हर बार? सर नेट बहुत स्लो आ रहा है सर। तहसीन प्रेजेंट। तहसीन राना मोहम्मद तहसीन, सर अमाद अहमद सर। तहसीन कहाँ पे है? तहसीन मेरे पास तो नहीं आ रहे। सर प्रेजेंट तहसीन सर। जी, सर अमाद अहमद सर। अभी मैं तहसीन से तो देख लूं, तहसीन मेरे पास नहीं आ रहे, अभी नेट पे नहीं है। कौन बात कर रहे हैं उनकी जगह? राना तहसीन अहमद, आप यहाँ पे आ नहीं रहे। की हुई है सर, प्रेजेंट हूँ। यहाँ पे मेरे पास ज्वाइन में नहीं आ रही, आप किधर हैं? सर ये टॉप पे है सर, इसने हैंड रेज किया हुआ है। सर टॉप पे होऊंगा। हाँ तो हैंड डाउन करें तो फिर वहां पे आ जाएगा ना, ठीक है। जब तक मेरे पास कंफर्म नहीं होगा मैं प्रेजेंट नहीं लगाऊंगा किसी की, इससे कि आप लोग एक दूसरे की अटेंडेंस लगाते हैं जो कि डिसऑनेस्टी है। ओके, फिर सारे ऑल आर प्रेजेंट, ठीक है। ऑल आर प्रेजेंट है तो मैं इसको अभी ही स्टॉप भी कर देता हूँ प्रेजेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, ये हमारा 20वां लेक्चर है और 10वां वीक है, खत्म हो रहा है हमारा। अब आपका जो है आगे 6 वीक रह गए, जिसमें से आपको आज प्रोजेक्ट असाइन करना है। प्रोजेक्ट आपके लिए अपलोड भी हो गया होगा। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं। आपकी क्लास का सीआर कौन है? आपकी क्लास का सीआर कौन है? मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा, बिलावल मोहम्मद मुस्तफा जी। अमाद अहमद क्या 3-4 हैं आपके? Delete them. सर। यस, हर क्लास का डिफरेंट है। क्या मतलब? अमाद इस अहमद। क्लास में आपका सीआर कौन है? हसनैन अरशद सर। हसनैन अमाद अरशद। अच्छा मैं इधर है। आपको पता है 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है, यहाँ पे 3 मुल्ला बने हुए आपकी क्लास में। यस सर। आप लोग आपस में फैसला करें किसने बनना है। तीनों अभी बात करें कौन किसको बना रहा है। मुस्तफा। सर Delete them, sir. जी, सर हसनैन अरशद। Delete them. आप लोग में इतनी नॉन कॉपरेशन है कि एक सीआर नहीं बना सकते इस क्लास में। हसनैन अरशद। हमजा जुल्फिकार। ये 5वां 6ठा नाम आ गया। बस एक एक का नाम लेते जाएं। जो खुद बनना चाहता है वो अपना नाम लेना। सारे तशाम ठीक है। अच्छा सीआर सर हसनैन अरशद। और कौन कह रहा है हसनैन अरशद? एहतशाम सर। मुस्तफा। हाँ? जी, सर मुस्तफा।
मुस्तफा पे किसी को इतराज है? मुझे ये बता दें। नो यस सर। सर यस सर यस सर नो हसनैन सर। अरशद नो सर, कोई सर इतराज हसनैन नहीं है। अरशद को बता दे सर सर कोई इतराज हसनैन नहीं है अरशद पे मुस्तफा। किसी को इतराज है? हसनैन अरशद हसनैन नो अरशद पे सर किसी उसमें को कोई इतराज है? नो सर बिल्कुल नहीं सर No, एहतशाम sir. हैदर। मैं सिर्फ कह रहा हूँ किसी को इतराज है तो वो बोले हसनैन अरशद। नो सर नो एतराज बस फिर हसनैन अरशद मेरे लिए इस क्लास के सीआर हैं। जरूर सर हसनैन अरशद, ठीक है। और आपके दूसरे सेक्शन में असद अली थे, असद अली हैं। आप दोनों ने कोऑर्डिनेट करना है। आप दोनों ने कोऑर्डिनेट करके मुझे पूरी लिस्ट देनी है प्रोजेक्ट की। अभी जिस तरह मैं डिस्कस करूंगा, किसी का भी कॉमन नहीं होगा, हर एक का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। हर एक का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, इट इज नॉट ए कॉमन प्रोजेक्ट। सिलेक्ट एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व यूजिंग एनसिस। आपने एनसिस पे काम किया है, लैब भी कर रहे हैं, लैब मैनुअल यूज किया, वहां पे डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। लैब मैनुअल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई और इंडिपेंडेंट कोई प्रॉब्लम आप खुद सिलेक्ट करें जो एनसिस में आप करेंगे। सर ये ग्रुप बना दे सर 3 के सर, ये इससे मुश्किल होगा सर ऐसे। मैं 83 का एक ही ग्रुप बना दूं? नहीं सर इंडिविजुअल। ये किसने क्या ग्रुप बना दें? अपना नाम बताएं। सर जुहैर। जी सर जुहैर सर, वर्किंग के सर ग्रुप बने हुए इस तरह ही हम। किसके बने हुए हैं? मेरे सर बाकी सारे कोर्सेज के, एमडी के और वो बने हुए तो वो बनाना चाहेंगे, मैं एमडी तो नहीं पढ़ा रहा ना। सर एफईएम के भी ग्रुप्स बना दें सर, इजी हो जाएगा। नहीं, मैं एफईएम पढ़ा रहा हूँ, एमडी पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको फॉलो करूं? नहीं, मैं उनको नो फॉलो सर करूं? हर एक का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, कोई ग्रुप नहीं है। ओके मैं 83 प्रोजेक्ट्स में इंडिपेंडेंटली चेक करूंगा। अगर उन्होंने अपनी आसानी के लिए प्रोजेक्ट कम किए हैं तो इट्स देयर इजीनेस। कह रहा हूँ ग्रुप है। हर एक का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, 1 पर्सन का असाइनमेंट है। आपने कोई भी प्रॉब्लम लेनी है एनसिस की, वो आपने सॉल्व करनी है। पूरी प्रॉब्लम लिख के आपने सबमिट करनी है, अपने सीआर को बता देना कौन सी है। दोनों सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम कॉमन नहीं होगी, सेम नहीं होगी, इसलिए मैंने सीआर डिफाइन किया है। इस आप हसनैन अरशद और असद अली मिलके ये इंश्योर करेंगे किसी का कॉमन प्रोजेक्ट नहीं है, और वो प्रॉब्लम इस तरह लिख के आपको सबमिट करानी है, ये अभी करवानी है कुछ दिनों में? अगले बुध तक करानी है। ठीक है सर। और प्रोजेक्ट अगले सर कब लेक्चर सबमिट? तक, अगले लेक्चर तक। और प्रोजेक्ट 25 जून को आपने प्रोजेक्ट जमा कराना है। 14th वीक में आपने प्रोजेक्ट 14th वीक को 25 जून को जुम्मे वाले दिन रात के 12 बजे आप इसको लाजमी अपलोड कर दें। उसके बाद आपकी अपलोडिंग बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। 1 मिनट ऊपर हो गए तो इट विल नॉट बी अपलोड। जी यस सर। 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो किसी की अपलोड नहीं होगी, मैं उसे क्लोज कर दूंगा और उसके बाद उसके 0 लग जाएंगे। क्योंकि मैंने उनको मार्क करके आगे रिजल्ट देना, मैं वेट नहीं कर सकता कि किसने सबमिट कराई किसने नहीं कराई। श्योर सर। ठीक है। और जो भी आप प्रॉब्लम लेंगे उसे 2 मैशेस पे आप सॉल्व करेंगे, एक कोर्स मैश और एक फाइन मैश। सर ये क्या? सर ये पता किस तरह चलेगा कि सबका अलग-अलग है सर? अगर दो ने एक जैसे सिलेक्ट कर लिया तो सर ये किस तरह पता चलेगा? आपके सीआर की जिम्मेदारी है कि आप उसको जब लिखवाएंगे तो वो उसे देखेगा कि किसी और ने तो नहीं ये लिया हुआ, इसलिए मैंने सीआर डिफाइन किया। तो सर चेंज किसको करना पड़ेगा? 2 लोगों ने अगर जमा जो करवाया बाद तो में आएगा, जो लिस्ट में बाद में एंट्री करवाएगा वो चेंज करेगा। बिल्कुल सही सर। फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, जो पहले आ गया उसका फाइनल हो गया, जो बाद में आया उसे वो नहीं मिल सकता। सर इसकी समझ नहीं आई प्रोजेक्ट की, के मतलब प्रॉब्लम कौन सा लेना है, किस कैसा? कोई भी एनसिस, आप एनसिस की लैब कर रहे हैं? यस सर। जैसे उसमें सर कोई बार पे एनालिसिस किया हुआ है, उसके एनालिटिकल सॉल्यूशंस वगैरह इस जी, तरह? वो सारा मैनुअल मैंने ही बनवाया है। 2020 रिलीज पे आजकल का जो लेटेस्ट रिलीज है उस पे सारा मैनुअल ही बनाया है, रेहान कौसर से कह के, जो अब चले गए हैं। अब बाकी 2 जो हैं वो आपको करवा रहे हैं। तो मुझे सारा पता है उसमें, जिस तरह एक प्रॉब्लम हो गया इसी तरह आपने एक प्रॉब्लम पिक करनी है, बट नॉट द मैनुअल ऑफ द लैब। मैनुअल लैब का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
उस पे आपने लोड डिफाइन करना है, आपने पूरा उसका स्केच बनाना है। जिस तरह भी मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, एक पूरा स्केच होता है, पूरी प्रॉब्लम डिफाइंड होती है। मगर यहाँ तो हम एक दो नोट्स के साथ करते हैं ना, आपने वहां पे नंबर ऑफ नोट्स लार्ज रखने हैं ताकि कोर्स मैश और फाइन मैश जो है उसमें डिफरेंस नजर आए। सर सिर्फ एनसिस सॉल्यूशन अपलोड करना है पीडीएफ में? मैंने नीचे लिखा हुआ है सबमिट क्या करना है। आप स्लाइड पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं स्लाइड को? यस सर। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबमिट क्या करना है? आप जो Results, रिपोर्ट sir. लिखेंगे उसमें क्या क्या सबमिट करना है? पहले आपने पिक्स देनी है, आपके मॉडल जो आपने बनाया है, द बाउंड्री कंडीशन आपने बतानी है, आपने उस पर लोड क्या अप्लाई करे, कॉन्स्ट्रेंट कौन से थे, बाउंड्री कंडीशंस क्या थी। फिर दोनों मैशेस को आपने मुझे बताना है, कोर्स मैश कौन सा किया, फाइन मैश कौन सा किया। फिर उसका सोल्यूशन रिजल्ट मुझे दिखाना है, वो वहां पे ये सारी पिक्स देनी है। जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया, वो एलिमेंट सिलेक्ट जो किया वो बताने, और वो एलिमेंट क्यों सिलेक्ट किया ये उसका रीजन देना, और आपकी कन्वर्जेंस ऑफ द सॉल्यूशन आपने बतानी, और फिर सारा आपका रिजल्ट जो है उसको आपने डिस्कस करना है। ये सारी चीजें आपकी एक रिपोर्ट फॉर्म में होंगी। ऊपर आपने जो प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम तो लाजमी डिफाइन करनी है, फिर ही ये सारी चीजें उसकी होंगी ना। तो जो आपने प्रॉब्लम है उसका स्केच, एक डायग्राम रफ स्केच उसका होगा, और फिर आप उसको सारा करेंगे। जो मटेरियल प्रॉपर्टीज वगैरह, यंग मॉड्यूलस या कोई भी हीट ट्रांसफर की है, फ्लूइड फ्लो की जो भी है, उसकी जो आपने मटेरियल प्रॉपर्टीज और सारी दी है वो आपकी प्रॉब्लम में पूरी डिफाइन होंगी। वो आपने प्रॉब्लम में बतानी है कि आपका पहले प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें आपने रिपोर्ट में जमा करानी है। सर ये एलिमेंट साइज वाली सर बात दोबारा एक्सप्लेन कर दे। क्यों? आपने एनसिस में अब तक कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं? यस सर। कितने ट्यूटोरियल हो गए आपके एनसिस में? सर 9 सर, 8 उनमें सब में आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया था? यस सर। तो वह एलिमेंट आपने इसी तरह सिलेक्ट करना है, वो आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक एलिमेंट होता है। तो आपने बताना है कि वो एलिमेंट आपने क्यों सिलेक्ट किया। सर क्यों किया सर? मुझे क्या पता आप क्यों कर रहे हैं। आप लैब इंजीनियर से बात करें, लैब में जब जाते हैं वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया कि ये इस वजह से हम इसके लिए ये एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। हर ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ हर एलिमेंट की सिलेक्शन को। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करें? सर मैनुअल में जितने भी गिवन है कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते उसमें से कोई नहीं कर सकते। चेंजिंग कर लेंगे। चेंजिंग करें तो प्रॉपर चेंजिंग होनी चाहिए कि वो सारा आपको करना पड़े। ये नहीं कि एक आध चीज सिर्फ ये फोर्स चेंज कर दी तो बाकी सब कुछ एज इट इज 100% कॉपी कर लिया। सर अटेंडेंस होगी है? जी अटेंडेंस हो चुकी है। ऊपर से नीचे तक चेंज कर देंगे। जी ये किसने पूछा अटेंडेंस हो गई? शेर खान। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में 2 डायमेंशन आर्बिट्री ओरिएंटेड बीम को पहले किया था फ्रेम की प्रॉब्लम को समझने के लिए, और उसके साथ फिर हमने एक्सियल लोड को कंबाइन करके तो उसे फ्रेम प्रॉब्लम पे कन्वर्ट किया था। सो दिस वाज द ओरिएंटेशन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी में जो ओरिएंटेड होगा उसका कुछ एंगल होगा विद द ग्लोबल, तो उस ग्लोबल एंगल के हिसाब से हमने उसको पूरी प्रॉब्लम को आर्बिट्रेरी एंगल पे बीम को सॉल्व करने की प्रॉब्लम लास्ट टाइम की थी। और हमारे पास स्टिफनेस मैट्रिक्स होती है लोकल की, लोकल कोऑर्डिनेट के अंदर, और जिसको हम जो वैल्यूज आती हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारी ये बनती है। यहाँ पे हमारी जो है मोमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 1 आती है, इसलिए कि हमारी z एक्सिस कॉमन है। ये हमने पिछले लेक्चर में किया था, और ये हमने ट्रांसफर मैट्रिक्स और लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स दोनों को यूज करते हुए बाय दिस मल्टीप्लिकेशन हमने ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना ली थी, उसकी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना ली थी विच वाज द दिस इक्वेशन, जो कि अब हमारी ये बीम के अंदर आर्बिट्री ओरिएंटेड बीम के लिए ये ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हो गई। इस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स को हमने पहले एग्जांपल 1 के थ्रू इसको एक बार पूरा कंसीडर किया था, हाउ टू यूज दिस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स और किस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने 3 एलिमेंट का ये स्ट्रक्चर यूज किया था, जिसमें नोड 2 पे 10,000 पाउंड की फोर्स अप्लाई हो रही है और नोड 3 पे 5,000 पाउंड इंच की मोमेंट अप्लाई हो रहा है। और इसको हमने किया था विद ग्लोबल कोऑर्डिनेट रेफरेंस और लोकल कोऑर्डिनेट रेफरेंस से, इसको हमने सॉल्व किया।
सर समझ नहीं जी आई थी। जी, ये एक तो दफा पिछला रिवाइज लेक्चर कर। बता रहा हूँ, हमने पिछले लेक्चर में क्या किया, वो लेक्चर तो मैं नहीं रिपीट करूंगा ना। आप पिछले लेक्चर में मौजूद थे? यस सर। तो ये पिछले लेक्चर की मैं रिवाइज कर रहा हूँ। यस सर। पूरा लेक्चर तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा ना। नो सर। हाँ, तो ये स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारी बन गई उसको यूज करते हुए, और इसका जब हमने इनवर्स ले लिया है तो फिर हमने ये U2 और 3 दोनों एलिमेंट्स की पहले एलिमेंट की सारी वैल्यूज कर ली। हमने इस मैट्रिक्स को छोटा मैट्रिक्स लिखा था, उसकी रीजन ये थी कि हमारा नोड 1 जो है वो फिक्स है और नोड 4 फिक्स है, तो हमें 1 और 4 की वैल्यूज जो है ये फिक्स है, तो सिर्फ 2 और 3 की वैल्यूज हमें चाहिए। तो हमने फिर रिड्यूस स्टिफनेस मैट्रिक्स को बनाया था इक्वेशन को, और उसकी बेस पे इन दोनों पॉइंट्स की हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी। और उसके बाद फिर हमारा ये लोकल है, उसको हमने फिर जब ईच एलिमेंट की फोर्सेस को कलेक्ट करना चाहे तो फिर हमने पहले केडी मैट्रिक्स और के को मल्टीप्लाई, दिस इज अवर केडी मैट्रिक्स। केडी मैट्रिक्स को हमने कैलकुलेट किया और के साथ मल्टीप्लाई किया, दिस इज द केडी मैट्रिक्स, और उसको करके तो हमने फाइनली जो लोकल मैट्रिक्स की फोर्सेस को कैलकुलेट किया और उसको हमने इक्विलिब्रियम पे उसे टेस्ट किया था कि हमारा जो रिजल्ट आया उसको कंफर्म करने के लिए ये जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं आर दे वैलिड। तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेट करते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड मोमेंट एट नोड 2। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी पूरा वहां पे सारी वैल्यू 0 आनी चाहिए इन इक्विलिब्रियम, एंड दैट वी अचीव। तो हमने उससे इक्विलिब्रियम पे किया था, और इसी तरह फिर हमने ये सारी चीजें नोड 2 एंड एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 3 के लिए सारी चीजें रिपीट करके उसको कंफर्म किया था। तो आज का लेक्चर यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हमने इससे पहले जब फ्रेम बीम की बातें की थी, डिस्कशन की थी, तो अब हमने डिफरेंट एग्जांपल्स वहां पे भी की थी। पहले कंसंट्रेटेड लोड की बात की थी, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात की थी, फिर उसके बाद कंसंट्रेटेड लोड एट ए पॉइंट ना अदर देन द जॉइंट की थी। ये सारी बातें की थी कि इन सबको कैसे कंसीडर करना है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे भी हम वही सारा कुछ करेंगे कि हमने पहले अब कॉन्सेंट्रेटेड लोड का हमने एग्जांपल 5.1 में कर लिया, अब हम एग्जांपल 2 में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कंसीडर कर रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हमारे पास जो प्रॉब्लम है यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हुआ है ऑन एलिमेंट 2, कंप्लीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पे अप्लाइड है 1000 पाउंड पर फीट के हिसाब से, और ग्लोबल कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है हमारी नोड 1 के ऊपर से एक्स एंड वाई को हमने ग्लोबल को डिफाइन किया है। यहाँ पे हमने ग्लोबल को डिफाइन कर दिया है, हमने इसकी लेंथ नहीं डिफाइन की एलिमेंट 2 की, मगर हमने ये डिस्टेंस 30 डिफाइन कर दिया, ये डिस्टेंस डिफाइन कर दिया, एंगल डिफाइन कर दिया है। तो कॉस 30 फीट को cos 45 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। cos क्या होता है? दिस लेंथ ओवर 30 डिवाइडेड बाय द लेंथ। तो L को मालूम करने के cos 45 से इसको डिवाइड करेंगे, विल गेट दिस लेंथ, और ये हमारी लेंथ जो है ये हमारा x ग्लोबल x के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये x जो है हमारा 45 डिग्री ओरिएंटेड है। तो अब सबसे पहले हमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है इसको हमने नोडल नोड के ऊपर कन्वर्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन का तरीका क्या है? हम इसके इक्विवेलेंट नोडल फोर्स एंड मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने पिछले मेथड्स भी देखे थे, और ये अपेंडिक्स डी में इसके टेबल बना हुआ है। दिस इज द अपेंडिक्स डी का टेबल है ये हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वाली कंडीशन है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन ए लेंथ ऑफ एल पे जब अप्लाई होता है तो इसका नोड 1 के ऊपर हमारे पास ये लोड आता है, नोड 1 के ऊपर, और नोड 2 के ऊपर हमारे पास ये सेम लोड आता है, और नोड 1 के ऊपर दिस इज द मोमेंट विद द नेगेटिव साइन, और नोड 2 पे जो है दिस इज द मोमेंट विदाउट द नेगेटिव साइन। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इस डी अपेंडिक्स से हमने ये वैल्यूज लेके नोड इस वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 20 किप्स हो गई, और ये हमारा -160 1600 पाउंड इंच हो गया, और यहाँ पे ये जी सर बार और बीम के लिए सेम टेबल देखेंगे। हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें ये तो इंडिपेंडेंट है क्या चीज है। यस सर। ये इक्विवेलेंट नोडल फोर्स मोमेंट है, वो तो ये नहीं कह रहा ना कि किस किस्म की चीज पे कर रहे हैं।
डिस्ट्रीब्यूटेड को हम किस तरह इक्विवेलेंट कर रहे हैं एट नोडल पॉइंट्स, और ये पॉइंट 3 का आ गया। तो इसी चीज को यहाँ पे शो किया कि -20 जो आपने अपेंडिक्स अभी खोला था। जी यस सर। जी, क्या कहना है इसका, बताएं क्या कहना चाहते हैं इस अपेंडिक्स के बारे में। सर ये टेबल मिलेगा आपके पास है ना बुक में, कहां से मैं ढूंढ के दूं, या आपके पास अवेलेबल है बुक में? पेपर में। पेपर की तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही, अभी कब पेपर है आपका, कल पेपर है? नो सर। तो फिर पेपर की क्यों बात कर रहे हैं? यस सर। अभी आप इल्म हासिल करना चाहती हैं या सिर्फ इम्तिहान के लिए पढ़ रहे हैं? सर मैं इल्म हासिल करना चाहती हूँ। हाँ, तो फिर पेपर पर भूल जाए, जब पेपर की वक्त आएगी उससे बात होगी कि पेपर में क्या आएगा। इल्म हासिल करने के लिए सारी आपको मेथड भी पूरा बता दिया, अगर टेबल नहीं भी है तो उस मेथड के थ्रू आपने पूरा ये कैलकुलेट करना है, जो हमने आज से 3-4 लेक्चर्स पहले सारा आपको मेथड पूरा काफी डिटेल में पढ़ा, हाउ टू गेट द इक्विवेलेंट नोड फोर्सेस वर्चुअल वर्क के थ्रू। याद आ गया वो सारा मेथड, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर टेबल नहीं है तो उस मेथड के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे। नो सर। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपकी और ये दोनों नोट्स पे आ गई। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को भूल के अब हमारा ये फ्रेम आ गया, दिस इज आवर स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास ग्लोबल इक्विवेलेंट स्ट्रेस मैट्रिक्स है, इसको हम यूज करेंगे। तो अब पहले एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारा पहला एलिमेंट है। इस एलिमेंट का जो है यहाँ पे एंगल 45 है, तो cos 45 इज इक्वल टू 0.770, साइन 45 इज 0.007, ये दोनों कॉज है, साइन जो है 45 डिग्री के सेम होते हैं। अब इसकी लेंथ जो है, दिस लेंथ इज बेसिकली 30 फीट डिवाइडेड बाय cos 45। इसको कैलकुलेट करें आप में से कोई, 30 को डिवाइड करें 0.707 से। आई होप कि आपके पास किसी के पास कैलकुलेटर है। यू विल गेट दिस 30 फीट डिवाइडेड बाय cos 45, जो कि cos 45 0.707 है। 30 को डिवाइड करें 0.707 से, सर 42.4। 42.4 आ गया, ये आपकी इसकी लेंथ आ गई। इसको मल्टीप्लाई करें 12 से, 12 फीट, 12 इंचेस आर इन 1 फीट, टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस 509 आ गया आपके पास, ये उसकी। तो इंचेस में हमने यूनिट की कंसिस्टेंसीज के लिए हमने लेंथ को 509 इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। सो नाउ वी नो द लेंथ ऑफ एलिमेंट 1 व्हिच इज 509 इंचेस। हमें सी भी पता है, एस भी पता है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर अब हमारे पास नोड 1 इज फिक्स। यहाँ पे देख लें कि ये नोड 1 इज फिक्स, नोड 1 इज फिक्स, नोड 1 इज फिक्स। तो हमारी ये जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स है, इसकी फर्स्ट 3 रोज एंड फर्स्ट 3 कॉलम्स हमें नहीं चाहिए, दे विल बी जीरोस। वहां पे उसकी वैल्यू 0 आ जाएंगी, क्योंकि फिक्स है, हमने कोई चीज कैलकुलेट नहीं कर ली। तो हम इसकी रिड्यूस स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है बॉटम राइट की 3 रोज एंड 3 कॉलम्स उसको यूज करेंगे। उस कॉलम के अंदर हमें सी भी मालूम है, एस भी मालूम है, एल भी हमें मालूम है, ई गिवन है, ए गिवन है, आई गिवन है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमारे ई ओवर एल जो है हमारा 58.93 आ गया। बाकी फिर ये स्टिफनेस मैट्रिक्स के अंदर के ये ईच एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिए। इन सब 3 एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो 58 के साथ 50 को मल्टीप्लाई करें तो दिस इज अवर सिंप्लीफाइड पहले एलिमेंट की स्टिफनेस मैट्रिक्स हो गई रिलेटेड टू नोड 2। इस नोड 2 के एलिमेंट 1 की सिर्फ नोड 2 के अंदर चूंकि हमारी चेंजेस आ रही हैं, वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी है, वहां पे रोटेशन भी है, तो हमने नोड 2 के एलिमेंट 1 के रेफरेंस से सारी कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं एलिमेंट 2 के ऊपर। दिस इज अवर एलिमेंट 2। हमारी ग्लोबल एक्सिस जो है, दिस इज अवर ग्लोबल एक्सिस, और लोकल एक्सिस जो है वो कोइंसाइड कर रही है, एक ही डायरेक्शन में है, बिकॉज इट इज इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका एंगल इज इक्वल्स टू 0। 0 एंगल है तो cos is 0 is equals to 1 and sin 0 is equals to
0। हमारे पास ये हो गया। अब इसकी लेंथ जो है, लेंथ इसकी जो लेंथ है 40 फीट यहाँ पे लेंथ दी हुई है, तो इट इज 40 फीट। 40 फीट को 12 से मल्टीप्लाई करें तो इट गोज टू 480 इंचेस। तो इसकी लेंथ 480 इंचेस है। अब इस एलिमेंट 2 के अंदर जो हमारा नोट 3 है, इट इज फिक्स। नोट 3 फिक्स है, तो इसका मतलब है कि बॉटम 3 रोज एंड लास्ट 3 कॉलम्स हमारी कोई इफेक्टिव नहीं है। तो हम पहली 3 कॉलम्स है, पहली 3 का रिड्यूस्ड मैट्रिक्स हम इस एलिमेंट का बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास लेंथ चेंज हो जाती है, इसलिए हमारे ये E over L जो चेंज हो जाएगा, E over L टर्न्स आउट टू बी 42.5। और ये हम पहली 3 रोज और पहली 3 कॉलम्स की वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। I 1000 है A, और यहाँ पे ये 4I है, तो ये हमारे पास 4000 हो गया। इसी तरह बाकी चीजें, ये ऊपर वाली 6IL है, 6I है तो I 6 है, 6000 हो गया। L जो है हमारा 480 है, 6000 को 480 से मल्टीप्लाई करें, दैट टर्न्स आउट टू 12.5। इस तरह इसके तमाम कंपोनेंट को आप ऐड कर सकते हैं, और E by L को जब अंदर मल्टीप्लाई करें तो दिस इज द वैल्यू फाइनल हमारी एलिमेंट 2 की भी स्टिफनेस, रिड्यूस स्टिफनेस मैट्रिक्स हमने निकाल ली जो इधर को। बट ये स्टिफनेस मैट्रिक्स पे भी ये सिर्फ नोट 2 की वैल्यूज हैं, U2, V2 एंड phi2। ये हमने दोनों नोट्स के ऊपर दोनों एलिमेंट्स के लिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। अब जब हमारी ये दोनों एलिमेंट्स पे ये कैलकुलेट हो गई हैं, तो अब हमें ये हमारा पहले एलिमेंट की वैल्यूज थी और ये दूसरे एलिमेंट की वैल्यूज थी। अब हम इसको सुपर इम्पोज करके हम पूरा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स उस पॉइंट की जब करेंगे, असेंबली मैट्रिक्स बना रहे हैं, ग्लोबल जो है हमारी असेंबलेज मैट्रिक्स होती है। रिमेंबर यहाँ पे नोट 1 नोट 3 0 है, तो सिर्फ नोट 2 से रिलेटेड सारी वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे U2, V2 एंड phi की वैल्यू आ गई। आप इसको इसके साथ ऐड करें, 6250 एडिंग 2948, ये 80 आ जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 1 होके ये आ जाएगा 9180। इसी तरह 49 है और 0 है, तो ये 49 आ गया। यहाँ पे 0 है, तो ये एग्जैक्टली यही वैल्यू वहां पे आ गई। और इस तरह आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके, अब आप जब इस मैट्रिक्स का, अब हमारे पास ये F की वैल्यूज हमने देखनी है, तो F की वैल्यूज के लिए हमारे पास ये इक्वेशन थी, फिगर थी, जिसपे हमने ये इक्विवेलेंट वैल्यूज को कैलकुलेट किया था। इस इक्विवेलेंट वैल्यू के रेफरेंस से यहाँ पे ये इक्विवेलेंट वैल्यू के रेफरेंस से अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड क्या अप्लाई हो रहा है पूरे पे। लोड ये -20 किप्स है और ये -10 है, 6000 है, -20 और -1600। यू नोट 2 पे यही वैल्यूज आ रही हैं, तो हमने ये वैल्यूज ले ली। एक्स डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं, उसका 0 है। एज ए रिजल्ट ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई। इसका आप इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यू कैन गेट U2, V2 एंड phi2। ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, जो बता रहा है कि ये जो है U2 जो है राइट की तरफ ये स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, ये चीज मूविंग राइट की तरफ। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इस पॉइंट पे U की तरफ U मूव कर रहा है, नेगेटिव है V वैल्यू, ये U मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कहीं आ रहा है, और फिर उसके साथ थोड़ा सा ये रोटेट कर रहा है। सो इट इज क्लॉकवाइज, जॉइंट इज क्लॉकवाइज, यूं होते हुए थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये इस तरह जा रही है वैल्यू, इट इज रोटेटिंग इन दैट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमें लोकल फोर्स को जब कैलकुलेट करना है, तो लोकल फोर्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। लोकल फोर्स जो है, पहले हमने TD को कैलकुलेट करना है, TD और उसके साथ लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। TD जो है हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। आपको पता है कि साइन और कोसाइन दोनों हमारे पास 0.770 थे, एक्स के भी, वाई डायरेक्शन के भी, और जेड डायरेक्शन में देयर इज नो रोटेशन, जेड प्राइम एंड जेड इज कॉमन, तो वहां पे 1 वैल्यू है, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन गई। इसके साथ जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी फॉर एलिमेंट 1, ये हम एलिमेंट 1 की बात कर रहे हैं। रिमेंबर दैट दिस इज रिलेटेड टू एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, तो एलिमेंट 1 की बात कर रहे हैं। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो TD की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। C1 हमारे पास AE की ये वैल्यू गिवन है। लेंथ हमने 42.4 फीट को कैलकुलेट किया था, ये लेंथ 509 अभी आपने भी कैलकुलेट किया था, 509 बनती है। उस हिसाब से C1 एंड C2 भी हमारा कैलकुलेट हो गया, C1 C2 कैलकुलेट हो गया, और उस हिसाब से आप यहाँ पे जो है सारी ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
उस लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स को जब आप इधर वैल्यूज डालेंगे और उस TD की जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन कैलकुलेट लोकल फोर्सेस। ये हमारे पास लोकल फोर्सेस आ जाएंगी एंड मोमेंट आ जाएगा जो हमने एलिमेंट 1 के लिए कैलकुलेट कर लिया। फिर हम यही चीज फॉर एलिमेंट 2 के लिए रिपीट करेंगे। वी विल रिपीट द सेम थिंग फॉर एलिमेंट 2। ठीक है, इसको हम एलिमेंट 2 के लिए भी अब रिपीट करेंगे वही चीज। एलिमेंट 2 जो है, रिमेंबर वन थिंग, एलिमेंट 2 हमारा आप गौर से देखिएगा, एलिमेंट 2 जो है उसमें देयर इज नो रोटेशन, एक्स प्राइम एक्सिस एंड ग्लोबल एक्सिस आर कोइंसाइडिंग। जब प्राइम एक्सिस और दोनों ग्लोबल कोइन कर रही हैं तो हमारे पास ये एंगल 0 है, cos equals to 1, sin equals to 0, cos equals to sin equals to 0, cos equals to 1, z कॉमन था वो भी 1 आ गया, जो जब कॉमन हो जाए तो वो सारी 1 1 आ जाती है, यूनिट मैट्रिक्स बन जाती है और इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू। अब हमने TD हमारे पास ये आ गया, इसके रेफरेंस से हमारी नई के स्टिफनेस मैट्रिक्स एलिमेंट 2 की बनेगी, बिकॉज उसमें बाकी तो कॉमन है मगर लेंथ हमारी मुख्तलिफ है। उस 5 और 9 की बजाय 480 अब वैल्यू है, उसको डाल के ये हमारी दोबारा स्टिफनेस मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू दिस C1 C2 कैलकुलेट करके इस इक्वेशन के अंदर डाल के यू गेट दिस वैल्यू, और इसको जब आप ये TD के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ये हमारे पास जब मैट्रिक्स आ गई तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ये जो है ये एक्चुअल एलिमेंट नोडल फोर्सेस वी मस्ट सब्ट्रैक्ट। अब एक्चुअल नोडल फोर्सेस जो हमने मालूम करनी है उसके लिए ये जो इक्विवेलेंट फोर्सेस थी, ये जो हमने फोर्सेस कैलकुलेट की हैं, इससे हम इक्विवेलेंट फोर्सेस को माइनस करना है। इसके अंदर से ये जो इक्विवेलेंट फोर्सेस -20 किप्स और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था y2y एंड m2। ये x इज 0, ये -20 यहाँ पे आ गया, -1600 यहाँ पे आ गया, फिर -20 आ गया, +1600 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारी जो थी इक्विवेलेंट, जो कि हमने ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को इक्विवेलेंट फोर्स किया था एट द नोडल, इन सब नोडल पॉइंट पे से ये वैल्यू माइनस करेंगे, देन वी गेट द एक्चुअल नोडल फोर्स, जो कि हमने यहाँ पे फिर इसको एक्चुअल नोडल फोर्स को यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज द एक्चुअल नोडल फोर्सेस, और यहाँ पे ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ऑन एलिमेंट 2। ठीक है, हमने जो पहले एलिमेंट पे जो चीजें मालूम की थी वो ये थी, सेकंड पे जो मालूम किए यहाँ पे हमने दोबारा लिख दिया। अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इनको सेपरेट करके तो ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम आ जाती है एलिमेंट 1 की, और ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम आ जाती है एलिमेंट 2 की। अगर आप इसके रेफरेंस से देखें तो 1Fx जो है 26.64, ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई हो, ये नोड 1 पे है तो दिस इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, नोड 1 पे ये यहाँ पे इसके आ रहा है, और जब आप नोड 2 पे देखते हैं इट इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों कैंसिल होके इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। अगर y की वैल्यू देखें तो इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में है, नोड 1 पे नेगेटिव डायरेक्शन है, नोड 2 पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, दोनों आपस में सम करें y डायरेक्शन तो 0 हो जाता है, दिस इज द डायरेक्शन। मोमेंट जो है 1 पे ये -389 के रेफरेंस से आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मोमेंट जो है 778 के रेफरेंस से आ रहा है, दिस इज द मोमेंट। मोमेंट किसी एक पॉइंट पे कंफर्म करना होता है तो इस पॉइंट पे जब आप करेंगे तो मोमेंट उस हिसाब से होगा। इस मोमेंट को यहाँ ले जाएंगे और इसकी वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जब इस डायरेक्शन में इसके साथ आएगी इन दोनों के ऐड करके तो अगेन इट विल गो टू 0, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसी तरह जब आप इस एलिमेंट पे जाएंगे तो ये 26.3 नोड 2 पे है और -26.3 यहाँ पे है, ये पॉजिटिव आ गया, ये माइनस आ गया एक्स डायरेक्शन पे। y का भी ये पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन है, y का भी ये पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन 22.5 और ये 17.2, और ये अब आप ये याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका एलिमेंट 2 के लिए। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एलिमेंट 2 पे एक्चुअल कंडीशन ये नहीं है हमारी जो हमने इक्विवेलेंट बनाई थी, एक्चुअल कंडीशन हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो आपने एक्चुअल कंडीशन पे बनाना है जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। इस चीज को खास ख्याल रखिएगा आप सब, ओके? ठीक है ओके सर। सर।
और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है 40 into 1, ये 40 किलो पाउंड्स पर फीट किलो पाउंड्स आ गया। अब आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे 17.42 और 22.58 तो ये भी 40 हो जाता है, तो ये वाई डायरेक्शन भी पूरा बैलेंस हो जाता है। इसी तरह मोमेंट जो है, मोमेंट की भी ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी है। 1 पे जो है 767.4 और 3 पे जो है माइनस है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो काउंटर क्लॉकवाइज आ जाएगा मोमेंट। हमने यहाँ पे ये सारी, दिस इज हाउ यू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए बनानी फ्री बॉडी डायग्राम। आपके एक्टिविटी में लोड हो गई है आपके पास असाइनमेंट 3 भी, ठीक है। वो असाइनमेंट 3 आपने अगले फ्राइडे तक रात के 12 बजे तक अपलोड करनी है। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो फिर आप अपलोड नहीं कर सकेंगे, तो मेक श्योर कि वो अपलोड हो जाए, ठीक है। चाहे आप ये अपना सोल्यूशन मैनुअल यूज करें, कुछ करें, आपको पता है मैं जितनी असाइनमेंट लेता हूँ हैंड रिटन लेता हूँ इन 1 PDF। इसको आपने हमेशा याद रखना है, बार बार मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। और आपने सोल्यूशन मैनुअल को मुझे नहीं दे करके देना, जो मैंने प्रॉब्लम दी है, जो वैल्यूज चेंज है उसको इनकॉर्पोरेट करना। ओके, तो ये हमने प्रॉब्लम ये भी कर ली। तो इसके साथ अब तक हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के साथ किस तरह ये प्रॉब्लम ऑफ द फ्रेम सॉल्व करेंगे वो भी हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी हो गया। ये दोनों हमने कर लिए। जब हमने बीम की थी तो थर्ड हमारी ऑप्शन क्या थी? एनीवन? थर्ड हमारी एग्जांपल कौन सी आएगी अब? जी, कौन सी एग्जांपल होनी चाहिए अब? वही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ अब बीम की बजाय हम आ गए फ्रेम पे। आपने एग्जाम के लिए पढ़ा था तो आपको तो याद होना चाहिए अभी। तो बेसिकली अब ये है, लोड एक्टिंग ऑन एन एलिमेंट इंस्टेड ऑफ अ जॉइंट। ये हमारे अब प्रॉब्लम है, लोड एक्टिंग ऑन द एलिमेंट इंस्टेड ऑफ एन एट वन ऑफ द जॉइंट्स। जॉइंट्स पे लोड नहीं अप्लाई हो रहा, वो उस पे एलिमेंट पे हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूट होता सुपरपोजिशन से और दूसरे तरीके से कर लेते, हमने पहले देख लिया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल ट्रीटेड एट एक्स्ट्रा जॉइंट। हमने इससे पहले 2 तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। एक तरीका यह था कि हम उस जॉइंट को एक्स्ट्रा जॉइंट के तौर पे कंसीडर कर लेते, हम एक और उसको जॉइंट बना देते हैं और जॉइंट कंसीडर करते हुए सारी प्रॉब्लम करते हैं। और फिर हम जिस तरह एग्जांपल 5.1 अभी हमने की है, कल के लेक्चर में जो की थी एग्जांपल 5.1, तो उस जॉइंट को कंसीडर करते हुए हम एग्जैक्टली वही मेथड करते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वी डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग न्यू, उसको कर सकते हैं। मगर इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहले डिसएडवांटेज ये, नंबर और जॉइंट्स बहुत बढ़ जाते हैं। जहां जहां फोर्स अप्लाई हो रही है उन सबको हम जॉइंट्स बनाते जाएं, और जब जॉइंट बढ़ जाएंगे तो हर जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो उस हिसाब से हमारा ग्लोबल स्ट्रक्चर स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर छोटी प्रॉब्लम तो कंप्यूटर आसानी से सॉल्व कर देता है, मगर हैंड कैलकुलेशन के लिए छोटी प्रॉब्लम भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमें कोई और तरीका चाहिए जिसमें हम ये इतने सारे जॉइंट्स ना बनाए, जहां जहां फोर्स हो रही है उसको जॉइंट ना बनाए, बल्कि जो हमने अभी पीछे किया था इक्विवेलेंट फोर्स के साथ, उसी तरह इक्विवेलेंट फोर्स अप्लाइड मेथड, जो इक्विवेलेंट फोर्स को अप्लाई कर लें, यानी जॉइंट के जो एलिमेंट में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम जॉइंट्स के ऊपर इक्विवेलेंट फोर्स के ऊपर कन्वर्ट कर दें, लाइक द अपेंडिक्स डी में जिस तरह है। यहाँ पे ये एक लोड अप्लाई हो रही है एट द सेंटर ऑफ द एलिमेंट, तो उसके लिए उसको जब आप जॉइंट्स के पे ले जाएंगे तो पहले नोट्स पे जो है ये वैल्यू आ जाएगी फोर्स की और ये मोमेंट की आ जाएगी, दूसरे पे ये आएगी और फिर ये आएगी। और अगर एग्जैक्टली सेंटर में नहीं, थोड़ा सा शिफ्टेड है, डिस्टेंस ए इधर है और डिस्टेंस बी इधर है, तो ये वैल्यूज इस फार्मूले के मुताबिक इक्वल प्रोपोर्शन के साथ वो आपस में वैल्यूज एट द जॉइंट डिफरेंट हो जाएंगी एंड मोमेंट डिफरेंट हो जाएगा। मोमेंट जो है वो आ जाएगा डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी आ जाता है, तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली।
और अगर दो वैल्यूज अप्लाई हो रही हैं एट ए डिस्टेंस इतने अल्फा एल पे तो फिर ये आ जाएगा। इस तरह आप डिफरेंट केसेस को कंसीडर कर सकते हैं। तो हम इस मेथड के थ्रू अब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल 5.3 जो है, इस एग्जाम्पल 5.3 को हम अकॉर्डिंगली इस मेथड से एग्जाम्पल 5.3 को इस मेथड से अब हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये किस तरह हो रहा है। ओके, तो अब 5.3 को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, दिस इज आवर प्रॉब्लम 5.3 एग्जाम्पल 5.3 की, दिस इज द प्रॉब्लम। ये हमारे पास तीन फ्रेम स्ट्रक्चर है विच आर जॉइंट एट फोर्थ जॉइंट पे जुड़ा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा जॉइंट, और फोर्थ पे ये सारे फ्रेम के जो स्ट्रक्चर है वो आपस में जॉइंट हुए हुए हैं। 1 2 3 इज ए फिक्स्ड जॉइंट और ये फोर्थ है, फोर्थ जॉइंट है जो कंजक्शन की है। और पहले एलिमेंट के सेंटर में टोटल हाइट जो है इसकी 40 है, 20 फीट फ्रॉम द बोर्ड एट द सेंटर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट पैरेलल टू द ग्लोबल एक्सिस 15 किप की फोर्स अप्लाई हो रही। व्हाट इज किप? 15 किप की फोर्स अप्लाई हो रही है, तो व्हाट इज किप मीन? किलो पाउंड जी, किलो पाउंड्स है, मगर ये यूएस कस्टमरी यूनिट्स है। ठीक है, इट इज नॉट ए डिराइव्ड, इट इज स्टैंडर्ड यूनिट, यहाँ पे बेसिक यूनिट है। ये किलो, के आई इज फ्रॉम किलो एंड पी का पाउंड है, और 1 किलो पाउंड इज इक्वल टू 4.448 किलो न्यूटन्स। 1000 पाउंड्स को किप कह के लेते हैं इनके यहाँ पे। ठीक है, ये अमेरिकन कस्टमरी यूनिट का सिस्टम है, दिस इज नॉट इन एन एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे जो है एलिमेंट 2 और 3 की लेंथ नहीं दी, सिर्फ उसमें ये उसने दे दिया कि सेंटर पॉइंट से इसकी 20 है और इसकी हाइट जो है फ्रॉम द बेस इसकी हाइट जो है 40 है। तो आप इसका जब टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 20, जो कि इस एंगल के अकॉर्डिंग टेंजेंट हो जाएगा, और उस टेंजेंट का इनवर्स लेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एंगल भी मिल जाएगा कि एक्स लोकल एक्सिस जो है उसका ग्लोबल एक्सिस के साथ क्या एंगल है। इसके अलावा इसकी लेंथ मालूम करने के 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी। ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्विवेलेंट ये है आइसो ट्राइंगल है, तो इसको आपका मिल जाएगा। इसकी लेंथ जो है बेसिकली 30 प्लस 20, ये टोटल 50 लेंथ है इसकी। तो आ जाए इसकी यंग मॉड्यूलस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया सब एलिमेंट्स के लिए सेम है। 1 2 3 जो है फिक्स है। इस प्रॉब्लम को हम आगे लेके चलते हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ये हमारे पास पहला एलिमेंट है, इसके सेंटर में ये फोर्स अप्लाई हो रही है। इस फोर्स को हमने इक्विवेलेंट फोर्स में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। दिस वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इक्विवेलेंट फोर्स इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास कहां से आएगा फार्मूला? फार्मूला अभी आपको अपेंडिक्स डी में दिखा दिया था। ये फोर्स हाफ हो जाती है और जो मोमेंट है 1/8 हो जाता है पीएल का। तो यहाँ पे हाफ हो गई है। हमारे पास ये फोर्स कितनी है? सबसे पहले हमें आप देखें कि ये जो है चीज ये 15 किप है, 15 किप है, मगर इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हमें इसको कंपोनेंट 1 पैरेलल टू द एक्स प्राइम एक्सिस एंड वर्टिकल टू द प्राइम एक्सिस को निकालना है। वो जब आप कंपोनेंट निकालते हैं तो वो कंपोनेंट जो है जो वर्टिकल वाई एक्सिस वाई प्राइम की एक्सिस में 13.42 और ये 6.72 आ जाता है। फिर आप इन दोनों फोर्सेस को याद रखिएगा, इससे पहले जितनी भी चीजें हम कन्वर्ट कर रहे थे वो एक फोर्स होती थी उस पॉइंट पे। अब चूंकि ये पैरेलल है तो ये वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स फोर्सेस जो हैं और हॉरिजॉन्टल एंड ट्रांसफर फोर्सेस जो हैं दो आ गई हैं। हमें दोनों को P/L2 ये 13.42 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 6.71 इधर आ गई, 6.71 इधर आ गई। फिर हमारे पास जो अलोंग द एक्स एक्सिस है 6.72, इसको भी हम ऑफ करेंगे 3.36 एंड 3.36। ठीक है, मोमेंट जो है मोमेंट हमारा PL/6 है। एल जो है हमारा ये इंचेस में कन्वर्ट करके 900 आ गया। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किस तरह कन्वर्ट किया और इसका एंगल क्या बनता है, वो हम अभी आगे कैलकुलेट कर लेते हैं।
इसको करने के बाद हम इक्विवेलेंट मोमेंट फोर्सेस जो है ये हमारी लोकल में है, इसको लोकल में फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के थ्रू कन्वर्ट करके ग्लोबल कन्वर्ट में उसकी फोर्सेस और मोमेंट को ग्लोबल में कन्वर्ट करेंगे। ग्लोबल में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो जेड एक्सिस चूंकि कॉमन है तो हमारा मोमेंट तो कन्वर्ट नहीं होगा, मगर ये जो फोर्सेस हैं दोनों जब ग्लोबल में कन्वर्ट होंगी तो ये फोर्सेस जो है 7.5 में कन्वर्ट हो जाती है। ये ग्लोबल में 7.5 होगी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये वाली फोर्स है ना 15, इसको बैक जाने की बजाय इसको p/2 कर दें तो 7.5 और 7.5 आ जाता है, तो 7.5 आ गया। मोमेंट हमारा ये वही रहेगा। तो ये हमारी ग्लोबल में उसकी वैल्यूज हैं जो कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के थ्रू फिर आप ले जा सकते हैं, जो लोकल और उसका इक्वेशन है उसके थ्रू, और फिर हम इक्विवेलेंट के थ्रू उसको करेंगे जो अभी हमने किया था। तो लेट्स नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले हम एलिमेंट 1 को सॉल्व करते हैं। पहला एलिमेंट हमारा जो है एंगल बिटवीन x और x प्राइम के दरमियान एंगल क्या मैंने अभी आपको बताया था, 40 डिवाइडेड बाय 20 इज द टेंजेंट, और उसका इनवर्स ले लें तो ये हमारे 40 आ गया, तो एंगल हमारा 63.438 आ जाता है। तो दिस एंगल इज 63.48, ये एंगल हमारे पास आ गया। लेंथ जो है 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो ये 44.7 आ गया। तो हमारी पिछली प्रॉब्लम में ये उसने 44.7 फीट था, इसको कन्वर्ट किया इनटू इंचेस, ठीक है। तो ये हमारे पास 44.7 आ गया। यहाँ पे आप फिर कॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस एंगल के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कॉस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों वैल्यूज के ऊपर। x1 की वैल्यू जो है यहीं पे कोऑर्डिनेट है तो ये 0 है, x2 की वैल्यू जो है यहाँ पे ये x की वैल्यू 20 पे है, तो 20 माइनस 0 हो गया, और इसकी लेंथ जो है टोटल लेंथ जो है इज इक्वल टू 44.7, तो ये 0.447 आ गया। इसी तरह आप साइन को कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन जो है ये हमारा y4 जो है, यहाँ से आपने साइन कैलकुलेट करना है तो उस हिसाब से आप साइन कैलकुलेट कर लें या इस एंगल को ले लें। हमारे पास यंग मॉड्यूलस और बाकी चीजें गिवन है, ये हमने वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट कर ली ये सारी चीजें, और ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके एलिमेंट 1 की ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, हमारे इस एलिमेंट की ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पे अगेन रिमेंबर दैट हम पूरी मैट्रिक्स हर बार कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि नोड 1 फिक्स है, तो हमारी फर्स्ट 3 रोज और लास्ट 3 रोज जो है वो कंसीडर नहीं होंगी। तो ये हमारी फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं, लास्ट फर्स्ट 3 रोज नहीं होंगी, लास्ट 3 जो है बॉटम 3/3 की मैट्रिक्स जो है वो हमारे कंसीडर होगी। तो यहाँ पे 4i है, i यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, इसको हमें पहले के आ गया। अब हम दूसरे एलिमेंट 3 पे जा रहे हैं, पहले हम एलिमेंट 3 को करते हैं। तो अब ये एलिमेंट 3 जो है x प्राइम इज पैरेलल टू द x, तो इसके बिटवीन एंगल जो है इज इक्वल टू 0 एंगल। जब 0 एंगल होगा तो cos 0 इज इक्वल टू 1, sin 0 इज इक्वल टू 0। बाकी सारी वैल्यूज हम उसी तरह कर लेंगे। ये 180 है, ये 80 है, 12i है, और ये 800 है, और ये सारी वैल्यूज डाल के हमने इसकी सारे कॉमन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे अगेन इसके अंदर जो है पहला नोड जो है इसका हमने ये 3 का जो है ये हमारा नोड 1 है, ये नोड 2 है, तो नोड 1 की वैल्यूज हमने कंसीडर करनी है। 3 जो फिक्स है, तो लास्ट 3 की ये बॉटम राइट की जो मैट्रिक्स है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम ये ऊपर वाली 3 की मैट्रिक्स को इसको कंसीडर करेंगे, और इसको कंसीडर करते हुए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमने एलिमेंट 3 की भी स्टिफनेस मैट्रिक्स कैलकुलेट कर ली। कंफर्म आप यहाँ से 4i है, i इज इक्वल्स टू 8, 4 into 8 equals to 160,000। ये हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे आ गई। एलिमेंट 3 को भी हमने पूरा कंसीडर कर लिया। अब हम चलते हैं एलिमेंट 4 की तरफ, 2 की तरफ। ये हमारा एलिमेंट 2 है। अब हमें ये जो एलिमेंट के एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज इन दिस डायरेक्शन, और हमारी ग्लोबल एक्सिस इस डायरेक्शन में है, तो हमें ये एंगल मालूम करना है। इस एंगल को मालूम करने के लिए ये जो हमारा 90 है, 90 में से ये एंगल जो है इट इज सेम एज दैट, सिमेट्रिक है, ये इक्विवेलेंट है, सेम एंगल है। ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो दिस इज एंगल 63.438 ये एंगल है।
तो 190 डिग्री से इसे माइनस करें तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। इस एंगल में ये 90 डिग्री ऐड करें तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा, दिस कंप्लीट एंगल विच इज 116.578। और इनडायरेक्टली ये पूरे एंगल में से 180 में से 63.48 माइनस करें तो हमें फिर भी ये एंगल मिल जाएगा। ये 90 प्लस 90 या फिर 180 हो जाता है, उसमें से ये माइनस करें, अगेन वी कैन ऐड दिस एंगल। ये एंगल हमें जब मिल जाएगा तो इसका कॉज आप लेंगे तो 0.447 आ जाएगा, इसका साइन लेंगे तो 0.498 आ जाता है। इस हिसाब से हमारे पास ये, और कॉस जो है हमारा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे जब कॉस लेंगे तो ये माइनस साइन में आ गया। रिमेंबर ओवर हियर ये कॉस जो है प्लस था, मगर चूंकि अब ये 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये कॉस जो है हमारा माइनस साइन पे आ गया। ये माइनस साइन हो गया, साइन हो गया, बाकी हमने चीजें कैलकुलेट की है। अब इस एलिमेंट के अंदर 2 के अंदर भी पहली 3 रोज जो है वो कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट नोड 4 है, तो पहली 3 रोज एंड कॉलम वाली रिड्यूस मैट्रिक्स हम बनाएंगे या उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज अवर वैल्यू, हम इसको यहाँ पे ये बना लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। एज ए रिजल्ट अब हमारे पास तीनों स्टिफनेस मैट्रिसेस अवेलेबल है, ये तीनों स्टिफनेस मैट्रिसेस अवेलेबल हैं। इन तीनों स्टिफनेस मैट्रिक्स को हम सुपर इम्पोज करके असेंबलेज मैट्रिक्स बनाते हैं। अगेन दिस इज अ रिड्यूस्ड वन, रिड्यूस मैट्रिक्स बनेगी। रिड्यूस मैट्रिक्स इसलिए बनेगी कि हमने यहाँ पे बाकी नोड 1 2 3 जो है वो क्या है, नोड 1 2 3 क्या है इसमें? सर क्या मतलब? हमने सिर्फ रिड्यूस मैट्रिक्स बनाई है। किस वजह से रिड्यूस मैट्रिक्स बनाई है? ताकि सर आंसर निकाल लें। नहीं, आंसर निकाल लें, मगर हमने नोड 1 नोड 2 और नोड 3 को क्यों नहीं कंसीडर किया? सर जॉइंट्स हमने सपोज किया जी सर, जॉइंट सपोज किया हुआ था। बेटा इस तरह करेंगे तो आप कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? अगला आपका एग्जाम जो है ओपन बुक है, फिक्स है ना। जब फिक्स है तो उनकी वैल्यू 0 है तो हमें उसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए हम नोड 1 2 और 3 को कहीं कंसीडर ही नहीं कर रहे, सिर्फ नोड 4 को कंसीडर कर रहे। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट आपको याद ख्याल रखें, जो बार बार मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, 1 2 3 हमने इस तरह नंबरिंग की है। उस नंबरिंग करके आपको क्या चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसके अंदर? पहले एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट से जब हम पहले एलिमेंट को कंसीडर करते हैं तो पहले एलिमेंट का नोड 1 ये है, नोड 2 ये है, तो नोड 4 जो है हमारा नोड 2 बनता था, तो हमने बॉटम राइट की 3 रोज एंड 3 कॉलम्स ली थी। जब हम नोड 3 पे गए थे तो हमारा पहला नोड जो है नोड 1 बना था, उसके लिए हमने टॉप 3 रोज एंड कॉलम्स का 3 by 3 की मैट्रिक्स ली थी, इसलिए वो नोड 1 को करस्पॉन्ड करती है और नोड 1 इज इक्वल टू 4। जब हम इस पे नोड 2 पे एलिमेंट 2 पे गए हैं तो हमने नोड 2 से एक्स प्राइम को डिफाइन किया। जब नोड 2 से हमने एक्स प्राइम को डिफाइन किया है तो इसमें जब हम इधर से यूं डिफाइन कर रहे हैं नोड 2 को, तो नोड 2 में जो है हमारा फिर इस एलिमेंट का 2 जो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 4 पे, तो इसलिए फिर बॉटम 3 रोज एंड राइट कॉलम की, बॉटम राइट की 3 रोज एंड 3 कॉलम का मैट्रिक्स हमारा नोड 4 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। ये बहुत अपर लेफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपर लेफ्ट नहीं है, बॉटम राइट है, क्योंकि ये अच्छा ये तो 3 में है, तो 3 में तो अपर लेफ्ट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बॉटम आएगा, लोअर राइट आ गया या बॉटम आ गया, आपका ये आ गया। ये चीज आपने हर जगह नोट करनी है कि ये जो आपकी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, जो लोकल स्टिफनेस, नॉट ग्लोबल, आई एम सॉरी, लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स के अंदर जो आप लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी लेंगे आप? जब आप इसको एलिमिनेट करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कौन सा, ये वाला 3 लेना है या ये वाली 3 लेनी है, ये आपकी यहाँ से डिफाइंड लोकल कोऑर्डिनेट आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं उस हिसाब से होगा। ये देखें कि यहाँ पे अगर हम एक्सिस को डिफाइन करते
डिफरेंस याद रखिएगा, अगर हम एक्स प्राइम इस पे नो एलिमेंट 2 पे यहां करते हैं तो इसका ये एंगल बनता, जिसका मतलब है कि नेगेटिव ये एंगल बनता, यही वाला एंगल जो है ये यहाँ पे आएगा तो -63.48 एंगल बनता। तो फिर आपको कॉज और साइन उसके एंगल लेने होते विद द माइनस साइन, ठीक है ना। तो ये वो डिफरेंस आ जाता है। तो फिर जब ये डिफरेंस आ जाएगा तो फिर उस हिसाब से फिर आप ये वाली 3 लेंगे, मगर इसमें सी और एस की वैल्यू टोटल डिफरेंट हो गई। दिस इज वेयर द डिफरेंस कम्स और रिजल्ट वही आ जाएगा कि आप एक्सिस को, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हाउ यू आर डिफाइनिंग द लोकल कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपके लिए बहुत केयर करता है कि आपकी लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स का कौन सी 3 रोज आपने लेनी है, अगर ऑपोजिट वाली आपकी फिक्स है। ये पॉइंट आप सबको अच्छी तरह क्लियर हो गया? यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास जो है सुपर इम्पोज करके बाद असेंबल्ड ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई। असेंबल्ड ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है। इस ग्लोबल असेंबल्ड स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है इसके साथ हमने ये कर दिया। अब हमें इधर लोड की ग्लोबल वाली चाहिए, रिमेंबर दैट। ये जो है हमें ग्लोबल चाहिए है। आप ये पीछे देख लें, ये हमारी लोकल में ये फोर्स की वैल्यूज थी और ग्लोबल में हमारे पास ये वैल्यूज थी। चूंकि नाउ वी आर डीलिंग विद ए ग्लोबल सिस्टम, तो हमने ये वाली वैल्यूज यूज करनी है, नॉट दिस वन। इसको हम नहीं यूज करेंगे, हम ग्लोबल को करेंगे, नॉट द लोकल वन। और उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमें इसका इनवर्स चाहिए। वी विल कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को इस लोड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ U4, V4 एंड 5/4। वी कैन कैलकुलेट दैट। हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये कौन सा ठीक है। तो वी हैव कैलकुलेटेड द U4, V4 एंड 5 और बाकी सारे हमारी वैल्यूज 0 हैं। तो वी कैन नाउ कैलकुलेट टुवर्ड्स कैलकुलेटिंग द लोकल लोड वेक्टर्स। अब लोकल लोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर पहली इक्वेशन जो है TD है। हमें पहले TD को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे D जो है हमारा U1, V1, 5/1, I एंड J, ये उस एलिमेंट का I की वैल्यूज हैं और ये J की वैल्यूज हैं। और हमारे पास जो है CS माइनस SC, ये हमारे पास पहले नोड के लिए आ जाता है। Z वाली वैल्यू जो है फाई की वैल्यू तो सेम हमारी एक्सिस है, इसलिए 1 आ जाएगा। बाकी सब में कोसाइन आ जाएगा यहाँ पे। इसको जब आप मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो है CU1 प्लस SV1, CU1 प्लस SV1, और ये दूसरी वैल्यू जो है माइनस SU1 UI इंटू C इंटू VI, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास यूज की वैल्यू ये गिवन है। सेकंड नोड की हमारे पास ये वैल्यूज हैं, दीज आर द सेकंड नोड जेस की, और आईज की सारी वैल्यू 0 है, तो ये सारी 0 हो जाएंगी और ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। अब इसी में आप डालते हैं यहाँ पे C, हमने पहले एलिमेंट का C ले लिया। ये C पहले एलिमेंट का जब आप C लेंगे तो 63.43 है, ये एंगल के साथ तो 0.447, दिस इज C 0.447, और इस पे जो है U की वैल्यू 0.013, उसके साथ आपने प्लस करने 0.895 मल्टीप्लाइड बाय 000956, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास चूंकि नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गई। इसी तरह आप सेकंड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फाई कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये TD की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। जब हमने TD की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो हमारे पास ये TD आ गया। ये हमारे पास लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स है। इस लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स के अंदर C1 और C2 इस तरह डिफाइंड है, जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं कई दफा। तो अब इस लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स को जब आप कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यूज मालूम है, तो दिस इज व्हाट वी गेट द लोड वेक्टर, जो इफेक्टिव लोड नोडल फोर्स वेक्टर होता है एलिमेंट का, इफेक्टिव नोडल फोर्स वेक्टर है। और इस इफेक्टिव नोडल फोर्स वेक्टर से हमने
टी डी को माइनस करना है, टी डी को, ये जो है इसमें से हमने माइनस करना है लोकल को। अब आप इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हैं कि हमें ये जो इफेक्टिव नोडल फोर्सेस आए हैं इसमें से हमने एलिमेंट, लोकल एलिमेंट की फोर्सेस को माइनस कर। इससे पहले आपने यहाँ पे क्या किया था, ग्लोबल था, ये हमारी ग्लोबल मैट्रिक्स थी, ग्लोबल को हमने यूज किया था। मगर हम अब इंडिविजुअल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट 1 की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट 1 पे जो फोर्सेस हैं हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो अप्लाई हो रही हैं वो होंगी। तो आप देख लीजिएगा एलिमेंट 1 पे यहाँ पे -3.36, ये x में माइनस, ये नोड 1 पे माइनस है, इन द नेगेटिव x डायरेक्शन 3.316 माइनस आ गया, y डायरेक्शन पॉजिटिव है 6.17, यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है 9000 और फिर इस नोड 2 पे हमारा जो नोड 2 है इस पे ये भी माइनस है, तो ये माइनस फोर्स आ जाएगी, y जो है पॉजिटिव है 6.17 और ये टॉर्क जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये माइनस हो जाएगा। इनको आप माइनस करेंगे तो देन यू गेट द लोकल वैल्यूज, लोकल लोड वैल्यू, ये लोकल लोड वैल्यू है जो वहां पे बैलेंस करेगी उस पूरे एलिमेंट को। तो ये हमारे पास लोकल की हमने सारी कैलकुलेट कर ली। बिल्कुल ही इसी तरीके से इन ए सिमिलर मैटर आप एलिमेंट 3 और एलिमेंट 4 को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप आएंगे एलिमेंट 3 के अंदर तो ये वैल्यू हमारी मुख्तलिफ हो जाएगी। हमारी क्या वैल्यू है, एलिमेंट 3 के अंदर c = 1 और s = 0 आ गया, तो हमारे यहाँ पे c 0 है, c 1 है, 0 1 है, तो ये वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इस हिसाब से ये दो वैल्यूज जो है एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगी और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो ये हमारी मैट्रिक्स जो है टीडी चेंज हो जाएगा। टीडी चेंज होने के बाद हमारी जो के प्राइम मैट्रिक्स है, के प्राइम मैट्रिक्स भी इसके अंदर भी जो है हमारा जहां जहां ये वैल्यूज आ रही हैं इसमें हमारा फिर अब उसका एल जो है एल इज 50, हमारा 44.7 नहीं है, इट इज 50, तो यहाँ पे 50 एल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूरी मैट्रिक्स भी हमारी टोटली चेंज हो जाएगी। ये मैट्रिक्स चेंज होने के बाद आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो वैल्यूज है हमें फिर एलिमेंट 2 की, हमें इस पे एलिमेंट 2 की हमें ये फोर्सेस का डायग्राम इस पे रखना पड़ेगा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का, और फिर उसके बाद हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो सिमिलरली हमारे एलिमेंट 3 और एलिमेंट 2 की हम सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमारे पास ये सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी तो हम इसमें से, इन तीनों में से अब हम जो है हम अपने रिजल्ट को, ये जो हमारा लोकल एलिमेंट्स के अंदर जो फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। तो अगर हम इसको कंफर्म करना चाहें, चेक द इक्विलिब्रियम एट नोड 4, नोड 4 के ऊपर अगर इक्विलिब्रियम को हम देखना चाहें तो हम इस तरह देख सकते हैं। नोड 4 के ऊपर जो मोमेंट्स आ रही हैं, पहले एलिमेंट से जो मोमेंट आ रही है दैट इज 589 आ रही है, और सेकेंड एलिमेंट से नोड 4 पे जो है आ रही है -275 आ रही है, और नोड 2 से, एलिमेंट 2 से नोड 4 पे जो आ रही है -312। 589 -275 -315, इसका रिजल्ट जो है इस 2 पे आ रहा है। एक्चुअल रिजल्ट इक्विलिब्रियम का कितना होना चाहिए? सर सबका सम 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए ना, मगर यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं आया, 2 आ गया। ये इसकी सोर्स कहां से आ रहा है? ये 2 0 क्यों नहीं आ रहा है? ये 2 क्यों आ गया? ये एरर कहां से इंट्रोड्यूस हुई? सर सिग्निफिकेंट फिगर्स की वजह से। जी, राउंड ऑफ एरर, राउंड ऑफ एरर एरर या सिग्निफिकेंट कितने डिजिट तक आपने किया है उसकी मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, डिवीजन की वजह से ये एरर इंट्रोड्यूस हुआ है। इसलिए हम कहते हैं क्लोज टू 0, ये ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इसी तरह अब आप एक और चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे अब ये F फोर्सेस इन द x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, x डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को हम 0 कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे जो है x डायरेक्शन की कौन सी है? पहले वाले पे ये हमारी x डायरेक्शन है 1.86,
हमने इस फोर्स को 1.86 नहीं लिया बल्कि यहाँ पे 0.447 को मल्टीप्लाई किया। वाई? सर वो डिफ्लेक्शन थी। डिफ्लेक्शन नहीं, उसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है। देखिए हमने ये ग्लोबल पे कैलकुलेट की, वो इस लोकल पे किया है ना। अब जब हम एक्स की पूरा सर्विस को कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट हमें चाहिए होगा। तो इसका जब एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट लेंगे तो वो आपके पास कोसाइन आ जाएगा, वाई में साइन आ जाएगा। तो आप देखें कि एक्स में ये कोसाइन है, कोसाइन इज 0.447, वाई में जो है 0.89 है, साइन है। इसका फोर्स का जो इस डायरेक्शन में है ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट उस तरह आ जाएगा। ये हमारे पास उसकी एक्स डायरेक्शन आ जाएगी। इसी तरह फिर आप जब वाई को लेंगे विच इज इक्वल टू, हमारे पास जो वाई की आ रही है इन द वाई डायरेक्शन, नोट 4 की 5.83, ठीक है। 5.83 जो है उसके साथ आप साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन वाले का साइन होगा और यहाँ पे उसका कॉस होगा 5.83। उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक कंपोनेंट पूरा बन जाता है, यानी इसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट हमने दोनों ले लिए और उन दोनों कंपोनेंट को अकॉर्डिंग टू कॉस और साइन हमने ग्लोबल में ले लिया। इसी तरह फिर आप इधर आ जाए, इधर 4 जो है सेकंड एलिमेंट में 4 ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। 3 तो हमारे पास कोई एंगल नहीं था तो उसकी वैल्यू 4.12 इसी तरह आ गई। 2 के हमारे पास कंपोनेंट आ रहा था तो 2 का 2.44 इंटू उसका साइन, और ये उसका 2 का जो है ये y का जो है उसको भी आप मल्टीप्लाई बाय उससे कर रहे हैं तो उसका साइन। तो इस तरह करके ये दोनों भी क्लोज टू 0 आ रहे हैं। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो हसनैन अरशद, आपने अगले वेंसडे को मुझे पूरी लिस्ट प्रोवाइड करनी है। जो आपके पास प्रोजेक्ट का लिस्ट नहीं बनती, किसी का नहीं बनता, तो वी विल कंसीडर कि वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, उसको 0 मार्क्स असाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, ओके सर। उसको फिर हम 0 असाइन कर देंगे। जी सर सीआर को कब तक प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, प्रोजेक्ट नेम? देखिए वो मुझे बुध को देंगे तो आपने बुध से पहले उन्हें जमा कराने हैं ना, फाइनल करना उनके साथ। ओके सर, ठीक है ना, बुध को वो मुझे, और हसनैन अरशद आपने असद अली के साथ दूसरे सेक्शन के साथ भी उस कॉमन करनी है सर। उसको अगर कहीं कंफ्लिक्ट आता है तो उसको फिर आपने चेंज करवाना है, जो बाद में आ रहा है आपस में उनकी बात करा के एक को चेंज करना होगा। अगर दोनों सेक्शन में कॉमन आ रहा है तो वो भी डिफरेंट रखना है। एनी अदर क्वेश्चन?